जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम अपने कार्यक्रम अखाड़ा राजनीति का में आपको अलग अलग पार्टी की राजनीतिक हस्तियों से रूबरू करवाते रहेंगे और सोना की खस्ता हालत पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सोना विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता सुंदर भडाना से, जो कि पिछले 10 से 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। आपको बता दें, जब हमने सुंदर भडाना से सोना के बारे में उनकी राय पूछी तो उन्होंने माना कि सोना में विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन अभी और विकास कार्यों की सोना को जरूरत है। आने वाले दिनों में सुंदर भडाना सोना के प्रदेशवासियों की सेवा किस तरह से शुरू करना चाहते हैं, ये आप भी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला एपिसोड अखाड़ा राजनीति का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातक टीवी। अखाड़ा राजनीति का ये वो कार्यक्रम है जो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के तहत हम सोहना के दिग्गज लोगों से, दिग्गज नेताओं से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। हम अभी तक आपको आम आदमी पार्टी के नेता से मिलवा चुके हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता से भी मिलवा चुके हैं। आज एक और राजनीतिक हस्ती हमारे साथ है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा, निजी जिंदगी के बारे में जानेंगे, किस तरह सोना के लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस सब के बारे में हम इनसे जरूर जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सुंदर भडाना जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सुंदर जी कि सोहना की राजनीति में अभी तक आपने कितने उतार चढ़ाव अपनी आंखों से देखे, आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपसे वो जानना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि 2007-8 से मैं एक्टिव हुआ हूँ पॉलिटिक्स में, तो उसके बाद जब फर्स्ट टाइम हमने यहाँ देखा 2009 का इलेक्शन देखा। 2009 में हम उस टाइम इतना अपनी एज भी नहीं थी, तो बड़ा 2009 में ऐसा ही इलेक्शन था, थोड़े यूथ वाली जो एक अवस्था होती है, तो उसमें देखा हमने कि हमारे यहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास कर जो हमारे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करती है कास्ट गुजर जो कम्युनिटी है जी, तो उसमें जो है हमारे सुखबीर सिंह जौनापुरिया विधायक रहे थे यहाँ पे। तो 2009 में जो है धर्मवीर जी आके यहाँ पे कांग्रेस की टिकट पे जीते थे। उसमें हम जो है सभी ने जो है अलग अलग 3-4 अपना गुजर उसमें खड़े हो गए थे, तो ऐसे करके वो सीट हमारे यहाँ से निकल गई थी। तो मुझे लगता है कि तब अपने को थोड़ा सा इंटरेस्ट इस पॉलिटिक्स में आया कि कैसे अपने लोगों को अपने जो राजनीति है अपने क्षेत्र में उसको रखा जाए। तो फिर हमने पीछे का इतिहास भी पढ़ा, क्योंकि उससे पहले इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ, इच्छा हुई, तो फिर देखा कि कैसे जो है सोहना का इतिहास क्या रहा। यहाँ पे हमेशा बाहर ही बनते आए हैं। तो वैसे जौनापुरिया जी भी जो थे वो दिल्ली के रहने वाले थे, तो सर यहाँ से रोहतास जी सबसे पहले लड़े। तो मुझे लगा कि जो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने 2009 में भी उनको सपोर्ट किया, 2014 में भी उनको सपोर्ट किया। और राजनीति जो सोहना के वो अलग ही लेवल की है। यहाँ पे कुछ समझने में बड़ा मुश्किल है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जब 10 लाख आबादी है सोहना की हमारी विधानसभा की, और 2.5 लाख के आसपास की विधानसभा है, 2.5 लाख वोट है अपनी विधानसभा में, 2,35,000। तो ये देखा जाए कि यार लोग बाग ये नहीं सोचते कि अपने जो 2.5 लाख वोट हैं, अपने जो यहाँ पे 10 लाख की पॉपुलेशन है, इसमें से भी तो कोई विधायक हो सकता है जी। जब हर बार बनता है तो बाहर ही बनता है। तो एक भी लोग जो है काबिल नहीं है कि एमएलए बन सके, जबकि अब एमएलए बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे तो जो है निर्दलीय जो है ऐसे लोग हैं जो निर्दलीय सांसद बन गए। ये तो छोटी सी बात है कि एमएलए बनना जी। तो मेरा मानना यही है कि अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सबसे ज़्यादा, और सबसे पहले अपने जो है प्राथमिकता होगी कि अपने क्षेत्र से जो विधायक हो। तो ऐसे करके हमने जो है सपोर्ट किया 2-3 विधायक को। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हमारे क्षेत्र का नेता कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपनी असेंबली को का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, तब तक अपने जो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, और प्रॉब्लम्स जो है ऐसे ही चलती रहेंगे। ना कोई समझ पाएगा, यहाँ पे जीतेगा, फिर 5 साल कोई ध्यान नहीं देगा। तो मेरा मानना तो ये है कि अपने लोगों को बताना चाहिए, ये जागरूक करना चाहिए कि हम जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हीं में से किसी को भी चुनना चाहिए लोगों को। ये मेरा मानना है। सुंदर जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे। आपने राजनीतिक करियर के बारे में बताया, आप 2008-9 से राजनीतिक करियर जो है वो आपका शुरू हुआ।
लेकिन आप अभी फिलहाल कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? और दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि क्यों जो लोकल लोग हैं सोहना के, चाहे नेशनल पार्टीज हों, वो टिकट देने से बचती हैं? तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक वजह है? क्योंकि तेजपाल तंवर जो इससे कुंवर संजय सिंह से पहले विधायक थे, वो भी आउटसाइडर थे, वो लोकल सोहना के रहने वाले नहीं थे। अभी कुंवर संजय सिंह जी भी सोहना में नहीं रहते हैं। तो क्या कारण समझते हैं कि क्यों स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया जाता? देखो, ये तो मैं कहता हूँ कि हमारा नहीं है, इस पार्टियों का दुर्भाग्य है कि जो लोकल लोगों को इस लायक नहीं समझते। नहीं तो हमारे यहाँ पे लोकल लीडर्स को आप खूब काबिल हैं, उनको आप जो है टिकट दीजिए तो वो बिल्कुल से सफल होंगे। मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पे कोई हो सकता है कुछ खामियां लोगों में भी रही हों, ये यहाँ के लोगों को किसी ने कभी कभी ना, पहले जो है हमारे यहाँ बाबूजी रामचंद्र जी को एक बार टिकट मिला था, तो उस टाइम पे वो बाहर ही नहीं थे, तो लोगों ने उनको जिताया नहीं था। तो पार्टियाँ भरोसा नहीं करती। और जब मेरा तो ये मानता है, जब पार्टियाँ जो जितनी भी हैं वो ही लोगों पे, हमारे सोहना क्षेत्र के लोगों पे भरोसा नहीं करती, तो लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए पार्टियों पे। अपना इंडिपेंडेंट का कैंडिडेट खड़ा करके उसको जिताना चाहिए, अपने आप पार्टियाँ भरोसा करेंगी। तो क्या आप विचार बना रहे हैं इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए? क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? क्या आपने अभी तक विचार बनाया कि 2024 का इलेक्शन है वो निर्दलीय लड़ा जाए अगर कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो? देखो, मेरा ये मानना है कि अभी तक तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मेरे को करीब 12 साल 10 साल पार्टी से जुड़े हुए हो गए जी। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम अभी तक जो है सेंटर में कर रही है। ठीक है। स्टेट में भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है 2-2 कॉलेज इन्होंने बनाए हैं। बीजेपी राज में भारतीय जनता पार्टी ने जो है, सरकार ने 2 कॉलेज बनाए हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे हल्का में। आज तक किसी ने 2 कॉलेज नहीं बनाए। एक तो रिठौस गाँव में कॉलेज दिया हमें, और एक बिस्सर जो हमारे पहाड़ का दूसरा हल्का का जो दूसरा ब्लॉक है, ताउड़ ब्लॉक, उस ब्लॉक में एक जो है बिस्सर कॉलेज दिया है। तो हमारे यहाँ पे 2 ब्लॉक है, सोहना और ताउड़, दोनों ब्लॉकों में एक कॉलेज दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो मानता हूँ कि अभी तक पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और मैं भरोसा करता हूँ कि पार्टी में हमें भी मौका देगी। पिछली बार 14 में भी मैंने टिकट मांगा था, 19 में भी टिकट मांगा था, दोनों बार नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, सेवा कर रहे हैं पार्टी। आगे 24 में भी देखेंगे, मांग के देंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो उस टाइम पे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, ठीक है। सुंदर जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि सोहना विधानसभा में आप क्या कुछ समस्याएं देखते हैं कि ये समस्याएं हैं जिनसे सोहना के लोग त्रस्त हैं, लोगों को रोज 2-4 होना पड़ता है उन सभी समस्याओं से? आपने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया कि लोगों की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए समाधान निकालने के लिए? देखिए, जैसा कि मेरा की मानना है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग 2, हमारा जो हल्का सोहना है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसके बीच में पहाड़ आता है। एक ताउड़ ब्लॉक है, दूसरी तरफ पहाड़ के नीचे जो है सोहना ब्लॉक है। तो सोहना ब्लॉक में जो है अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्र के, पर्टिकुलर एरियाज़ की अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। हर गांव की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि सारे गांव की एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, अलग अलग गाँव के अलग अलग प्रॉब्लम है। जैसे खेड़ला गांव हमारे यहाँ में हल्का में खेड़ला गांव पड़ता है, उसमें पानी की भारी समस्या है। ठीक है। हमारा सोहना शहर है, उसमें पानी जो है निकासी की बहुत बड़ी दिक्कत है। सोहना में अगर बारिश 1 घंटा हो जाए तो पानी इतना भर जाता है कि कहीं निकासी के लिए कुछ है ही नहीं। वहाँ पे बंधवाड़ी गांव है, बहुत बड़ा गांव है, फरीदाबाद रोड पे, वहाँ पे बहुत बड़ा डंपिंग प्लांट है, हाँ, डंप यार्ड है। वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो अलग अलग जो है गाँवों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। पीने की पानी नहीं है, बहुत से गाँव में खारा पानी है, उन्हें पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है लोगों को। जब हम मूलभूत सुविधाएं पूरी हम कर नहीं पाए अभी तक, तो हम तो ये तो जो है कॉर्पोरेट सिटी है गुड़गांव, और इसी गुड़गांव लोकसभा में हमारा जो है विधानसभा सोहना आता है। जब यहाँ ये जो हमारा कॉर्पोरेट सिटी जो इंडिया की ना हो के वर्ल्ड की कॉर्पोरेट सिटी है, और इसमें ही हम जो है मूलभूत सुविधाओं से दूर रहेंगे, जैसे पीने की पानी की समस्या है, और जैसे हमारा जो खटानपुरी, हमारा एक 12 गांव है खटाना होके गोत्र के, तो उसमें बस की समस्या है। लड़कियां जाते आते कहाँ से हैं? पिछले साल तो 4 साल पहले मैंने जो है बस लगाई थी यहाँ पे, 4-5 साल पहले लड़कियों के कॉलेज जाने के लिए। तो जब हमारे क्षेत्र में तो एक भी कॉलेज नहीं था, अब तो 2-2 कॉलेज हो गए। गुड़गांव आना पड़ता था लड़कियों की बहनों को, बेटियों को लेके, वो खुद आना पड़ता था वहाँ 50-40 किलोमीटर चल के गुड़गांव कॉलेज के लिए। हमारे वहाँ कॉलेज नहीं था, तो तब मैंने बस चलाई थी, 2-2, 3-3 बस चलाई थी। अब कॉलेज खुल गए हैं तो घर के घर कॉलेज हो गए, तो मैंने कहा चलो अब तो ठीक है। तो इतना काम बड़ा अच्छी बात है। अलग अलग गाँव में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। सुंदर जी, आपने कहा कि आप 2011-12 से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स भी आपको देख ही रहे हैं। इससे पहले कुंवर संजय सिंह से पहले भी तेजपाल तंवर जी थे जो यहाँ से विधायक थे,
लगभग 8 साढ़े 8 साल का कार्यकाल हो गया है। कैसे देखते हैं कितना विकास भाजपा के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि गुरुग्राम जो है वो तो स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है। कैसे देखते हैं कि सोहना गुरुग्राम का हिस्सा होते हुए भी इतना पिछड़ा है कि वहां पर पीने की समस्या है, पानी पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो कि सड़क, बिजली, इन सब की भी समस्या है। किस तरह से देखते हैं 8.5 साल में विकास आखिर हुआ तो हुआ क्यों नहीं? देखो 8.5 सालों की मैं बात करूँ, आप भारतीय जनता पार्टी ने जो है 8.5 सालों में इतना काम किया है कि पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। ये तो मानना है, मैं मानता हूँ कि उस लेवल के काम नहीं हो पाए, पर मेरा मानना ये भी एक दूसरी जगह है कि 60 सालों में कांग्रेस ने वो काम नहीं किए जो भारतीय जनता पार्टी ने 8.5 सालों में किए। मतलब जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो कभी भी फुलफिल नहीं होती 100%। पर जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी यहाँ की, जैसे मेनली तो एजुकेशन है, जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो क्या फिर उसका आगे क्षेत्र बढ़ पाएगा। तो मेन तो एजुकेशन की बात थी। बड़े खुश हैं, 2 कॉलेज यहाँ पे खुले हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री का 2-3 बार दौरा हुआ है। जब हुड्डा साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो एक बार भी आके नहीं देखा था सोना हल्का में। अब 8 सालों में कम से कम 10 बार यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होके गए हैं अलग अलग गाँवों में। तो ये तो है। देखो लोगों की जो है ना सारी जो डिमांड्स होती हैं, सारी जो कमियां होती हैं, वो 8.5 सालों में ऐसा नहीं कि 100% सॉल्व कर पाए। जो 70 साल से एक बीमारी पूरे स्टेट में बढ़ी हुई है, वो हम 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में ऐसा कर नहीं सकते। उसके लिए भी एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। पर 8.5 सालों में जो इस सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा भी किया है। उपलब्धियां मैं जानना चाहूंगा, क्या कुछ उपलब्धियां हैं? आपने बोला सिर्फ कॉलेज के अलावा क्या उपलब्धि है? देखो कॉलेज के अलग अलग जो हमारे रोड से, आप यहाँ से देखिए, हमारे यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है। यहाँ से 70 सालों में ट्रेन नहीं निकली। सोना में से ट्रेन निकल गई है। यहाँ पे 3-3, 4-4 हाईवेज निकल गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से जा रहा है, KMP यहाँ से जा रहा है, अभी यहाँ से जो है UAR यहाँ से निकल रहा है। दिलचस्प चीज़ है सुंदर जी कि जब यहाँ पर किसी से भी पूछा जाता है कि विकास क्या हुआ, तो सारे हाईवेज का नाम लेने लग जाते हैं कि हाईवेज, हमने हाईवेज बना दिए। क्या हाईवेज ही एक सफलता की कुंजी है? क्या आप समझते हैं कि हाईवे बना देना और ये परचम लहराना कि नहीं भाई हाईवे बना दिया, हमने तो विकास कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा भाई साहब कि शर्मा जी, जैसे कि किसी भी चीज़ का जो है डेवलपमेंट, वो जो है कॉर्पोरेट सिटी हो या कैसी भी सिटी है, कोई भी चीज़ हो, वो ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत डिपेंड करता है। जब किसी भी देश का टोटल जो बजट होता है, उसका जो है ढुलाई की जो कॉस्ट होती है, जितने भी हमारे विकासशील देश हैं उनमें जो है 13-14% टोटल जो एक बजट होता है पूरी कंट्री का, उसका 13%, 14% जब तक उसकी ढुलाई चार्जेस होंगे तो वो कंट्री जो है विकास इतना नहीं कर पाएगी। अब जैसे भी जो अच्छे डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, ये जितने भी जापान वगैरह, इनमें जो हमारे लॉजिस्टिक जो चार्ज होते हैं, ढुलाई के जो चार्जेस होते हैं, वो 6 से 7% है। जैसे यहाँ से माल हमें ले जाना, मान लो मुंबई, एक जगह एक चीज़ होती है, जैसे कश्मीर हमारा फल होता है, कश्मीर में ही तो सारी डिमांड जो खपत होती नहीं हमारी, वो कश्मीर का फल जाएगा आपके केरल तक जाएगा, केरल से पानी जाएगा, जो केरल से हमारा नारियल पानी आएगा वो कश्मीर तक जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी भारतमाला योजना करके चलाई गई है, उससे हमारे जो लॉजिस्टिक चार्ज है 13%, जब 2025 में हमारी योजना कंप्लीट हो जाएगी भारतमाला योजना, तो वो 13% से 6% हो जाएगा। जो हमारा डीजल का है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे पेट्रोल का है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे और जो जितने भी हमारे जो है इंजन वगैरह, जो ऑयल वगैरह, सारे सब जो है कॉस्ट कम हो जाएगी। सुंदर जी, लेकिन एक चीज़ और भी है, आपने हाईवेज की बना दी, जो टॉल हैं उनके जो प्राइजेज हैं वो तो बहुत ज़्यादा हाइक कर रहे हैं। जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी नेता हैं, वो खास तौर पर इसकी विरोध के अंदर यात्रा भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मेरा मानना ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि जब हम यहाँ से, पहले जैसे मैं जयपुर जाता था तो मेरे को यहाँ से 5 घंटे लगते थे। 5 घंटा गाड़ी चलेगी लगातार तो कम से कम 6,000 का तेल पिएगी, खाएगी 6,000 का तेल, टायर भी ज़्यादा जलेंगे, 6 घंटे भी मेरे ज़्यादा लगेंगे। आज यहाँ से मैं जयपुर जाता हूँ तो मेरा तेल भी कम लगता है, मेरे को जाने के भी 2.5 घंटे लगते हैं। जो बाकी के 3.5 घंटे बचे उसमें टायर भी तो कम हुआ भैया, उसमें डीजल पेट्रोल भी तो कम हुआ। तो कॉस्ट की मेरी बात 1 मिनट में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जब हमारे 3.5 घंटे भी कम हो रहे, मैं सुविधा लेने के लिए तो तैयार हूँ पर मैं पे करने के लिए तैयार नहीं। जब यार हम सुविधा ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम बैठे हैं, जैसे 24 घंटा बिजली आ रही है आज प्रदेश में, 24 घंटा बिजली, तो बिल भी तो हम कहने लगे हम तो 20 घंटे का ही बिल देंगे। ये तो गलत बात है ना। हम बिजली लें 24 घंटे की और पहले जैसा पे करें हम 20 घंटे का, तो ये तो ख़राब बात है। ये तो समझना चाहिए सब यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब कोई सुविधा मिल रही है तो भैया जेब पे तो जोर पड़ेगा। आपने बात की कि सुविधा ले रहे हैं तो जेब पे जोर पड़ेगा और
आप जो जयपुर जाते हैं तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, हाईवेज इतने अच्छे बना दिए। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश आते ही, आंधी आते ही एक एक हफ्ता तक जो है वो सोहना की लाइट गुल हो जाती है। दूसरे विपक्षी नेताओं का एक और आरोप है कि जो सोहना का व्यक्ति है अगर उसने भौंडसी तक जाना है तो भी उसको टोल पे करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के लिए तो बेशक इन्होंने जो वो है लिवरेज दे रखी है, कुछ रिमिशन दे रखी है, छूट दे रखी है, लेकिन यहां सोहना के लोगों को अगर भौंडसी तक जाना है तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है, वापसी पे आएंगे तो टैक्स पे करना पड़ता है। कैसे देखते हैं सर आप इस चीज को? इस चीज़ को मैं इस वे में देखता हूँ कि जैसे इन्होंने जो हाईवेज बनाए, कांग्रेस सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, KMP एक नाम है, तो छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वो 6 साल ऐसे ही पड़ा रहा जिसमें स्टे रहा। वो कितने हजारों करोड़ का नुकसान सरकार को उस टाइम पे हुआ। अब मैं बात करता हूँ, ये तो एग्जाम्पल दे दिया मैंने कांग्रेस सरकार का। अब मैं बात करता हूँ सोहना से, अगर आप भौंडसी जाएंगे, अगर मैं भौंडसी से बात करूँ सोहना जाने की, तो भौंडसी वालों को तो टोल नहीं लगेगा। भाई जब मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए तो टोल, यहाँ से निकलूँगा तो एकदम से मुझे टोल देना होगा। तो जिस गांव में, जिस धरती पे, जिस एरिया में पर्टिकुलर टोल है, उसको तो टोल देना नहीं पड़ रहा। भौंडसी क्षेत्र में, घामड़ाव क्षेत्र में, महेंद्रवाड़ा क्षेत्र में ये टोल है, वो कहाँ टोल दे रहे हैं? वो तो फ्री निकल रहे हैं वहाँ से। अगर 40 किलोमीटर तक के लोग ये सोचे कि भाई वो वहाँ से फ्री जाएँ, फ्री आएँ, फ्री, ये तो पॉसिबल नहीं है भैया। ये तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप, मेरे गांव में टोल लग रहा है तो गांव वासियों को ही फ्री निकलने की सुविधा होती है। 30-30, 20-20 किलोमीटर दूर तक के लोगों को, अब 20 किलोमीटर तो, अब जो हमारा टोल है उससे 20 किलोमीटर गुड़गांव में पड़ता है, 20 भी नहीं पड़ता होगा। तो हम सोचे गुड़गांव तो 20 लाख की आबादी है, 25 लाख की आबादी है, उसको भी वहाँ तक अगर हम फ्री जाने दें तो फिर ये टोल वगैरह, ये जो यहाँ की मेंटेनेंस है रोड्स की, ये कहाँ से होगी? कौन करेगा इनका पूरा? तो भौंडसी, घामड़ौज और महेंद्रवाड़ा, तीनों गाँवों का फ्री है टोल। ठीक है। तो सुंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो हो गई आपने विकास की बात की कि सोहना में विकास हुआ है। कांग्रेस में विकास उतना नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 8-8.5 सालों में विकास हुआ है। समस्याएं जबकि हैं, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स लोगों की फुलफिल नहीं की जा सकती, जैसा कि आप कह रहे हैं। आपके पास क्या कुछ विजन है? दूसरा, आप लोगों की किस तरह से मदद करते हैं? लोग आपके पास आते होंगे, क्योंकि आप राजनीति में, तो लोग ज़रूर आपसे हेल्प के लिए भी आते होंगे, तो आप लोगों की किस तरह से मदद करते हैं? देखो, मेरा मानना यह है कि जब तक आदमी की खुद की सोच ठीक नहीं होगी जी, चाहे पार्टी उसको कितना ही फंड दे ले, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। अगर खुद की सोच अच्छी हो तो वो डेवलपमेंट कर पाएगा। उसको ना किसी पार्टी की ज़रूरत है, ना किसी संविधान की इसको ज़रूरत है, ना किसी सपोर्ट की इसको ज़रूरत है। मेरा मानना तो यह है कि सबसे पहले अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी इंसान को। जब मैं यहाँ पे जो है, मेरे को 10-12 साल से मैं एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में, तो मैंने यहाँ पे खूब सेवाएं करी है। मैंने यहाँ पे बस वगैरह मैंने चलाई जो बहन बेटियों के लिए, गुड़गांव कॉलेज के लिए। मैं यहाँ पे रक्षाबंधन का, मेरा जो त्यौहार होता है, हमारा त्यौहार होता है जो रक्षाबंधन का, तावड़ू स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है लड़कियों का, उसमें जाके मैं मनाता हूँ रक्षाबंधन का त्यौहार। अब मैं बहुत ही जल्दी रिसेंटली, मतलब मई के महीने में, मैं साइकिल वितरित कर रहा हूँ लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ के। तो वो हमारी बहन बेटियाँ 5-5 किलोमीटर तक पैदल पैदल जाती हैं। इस गर्मी, हर तरह के मौसम होते हैं, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, सर्दी भी होती है। तो मेरा मानना है कि हमारी जब बहन बेटियाँ ही 4-4 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगी तो हम कहाँ डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो मैं उनके लिए जो एक साइकिल वितरित का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके लिए जो हमारे 2 किलोमीटर दूर से बहन बेटी सरकारी स्कूलों में जा रही हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, तो उनके लिए मैं साइकिल वितरित का एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मई में। तो मैं उन बेटियों को जो है, उन बहनों को जो है साइकिल वितरित करूँगा, जो अपने घर से 2 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रही हैं स्कूलों में, उनको मैं साइकिल वितरित का प्रोग्राम एक बना रहा हूँ। उसके बाद मैं जो हमारी पंचायतें हैं, तो लगभग 125 के आसपास, 120-125 के आसपास पंचायतें हैं मेरे हल्का में, सोहना तावड़ू में। तो मेरा फर्स्ट टर्म में इसका जो है, मेरा 30 से 40 जो है पंचायत जो चौपालें होती हैं, उनका पेंट वगैरह करके अपने पर्सनल फंड से उनको एकदम रख रखाव के लिए मैं, ये मेरा प्रोग्राम है। और इससे पहले भी मैंने सरकारी स्कूल है जो तावड़ू का, उसमें फ्रीज रखवाए हैं, जो ठंडे पानी के जो फ्रीज हैं, वो बहन बेटी का। हाँ, तो मैं करता रहता हूँ ये। तो ये मेरे को गवर्नमेंट तो देती नहीं कि भाई तुम लो और ये करके आओ। ये तो अभी हमारे यहाँ पे जो है कादरपुर गांव है, तो हमारा एक भाई है भीम करके, उसकी डेयरी है यहाँ पे, करीब 30-40 भैंसें थी। तो चारे में जहर होने की वजह से वो जो है, उसकी 30-32 भैंसें मर गई। उसको जाके मैं अपने पर्सनल फंड से 2 लाख रुपए दे के आऊँ, मेरे को तो सरकार ने दिया नहीं।
और जो जितने भी विधायक जो समाज जिनको देता है जिम्मेदारियां, समाज जिनको आगे बढ़ा, समाज ने जिनको 3-3 4-4 बार मौके दिए हैं यहाँ से, वो 2 रुपये नहीं दे के आए। तो ये तो खुद आदमी की, खुद इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट तभी हो पाता है। तो ये थे हमारे साथ सुंदर भड़ाना जी, जिन्होंने बोला कि इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। किसी पार्टी, किसी मकसद, किसी संविधान की उसे ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान की सोच सही होगी तो वो अपने आप ही अपने रास्ते आगे बनाता रहेगा। हालांकि ये इन्होंने साफ तौर पर बोला कि कांग्रेस के राज में सोहना में उतना विकास नहीं हुआ जितना पिछले 8 साढ़े 8 सालों में हुआ है। हालांकि समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, ये हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सुंदर भड़ाना जी से आगे भी बात करते रहेंगे और इनके राजनीतिक जो भी जीवन रहेगा उस पर ज़रूर हम इनसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए मनोज शर्मा के साथ परवीन कुमार, सनातक टीवी। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही समय पर सही लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और लोग अपने प्रिय नेता को चुनकर सोना में रुके हुए विकास के कामों को पूरा करवा सके। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी आपके लिए अगला एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।